की बात है, जब अनुराधा जी, मैं सोच रहा हूँ 15-20 मिनट से कि अनुराधा जी का इस पर ध्यान जा रहा होगा, लेकिन अनुराधा जी की सभी वक्ताओं की अच्छाई पर इतना ज्यादा ध्यान है कि आप लोगों की जो बुराई उनको करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। तो जोरदार तालियों के साथ आप लोग अरुणोदय का स्वागत कीजिए। थैंक यू अनुपम, वो ज़रूरी था और मुझसे मिस हुआ था। इनफैक्ट मुझसे एक और चीज़ मिस हो गई। मैं जब आई और इतनी देर से आप लोगों से बात करी, मैंने अपना नाम भी नहीं बताया था, तो अज्यूम कर लिया बस। तो थैंक्स अनुपम, मुझे ये भी याद आ गया कि मुझे अपना नाम बताना है। मेरा नाम अनुराधा है। और हाँ, प्लीज़ अनुपम जो अभी टोक के गए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें। अरुणोदय। थैंक यू सो मच। जैसा कि बता दिया गया है कि मेरा नाम अरुणोदय है और मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। संयुक्त युवा मोर्चा जो आज राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ कर रहा है, ये निश्चित रूप से पूरे देश में बेरोजगारी के मुद्दे को व्यापक स्तर पर खड़ा करेगा और हम सब इसके साथ संघर्ष करेंगे। 10 सेकंड में मैं आप सबको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश के विषय पर चर्चा करूंगा। देश का वर्कफोर्स 90 करोड़ का है, लेकिन 45 करोड़ से ज्यादा लोग इतने हताश, निराश, परेशान हो गए हैं नौकरी खोजते खोजते कि उनने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है। यह आंकड़ा हमें आज मौजूदा बेरोजगारी की परेशानी को बड़े क्लियर तरीके से बताता है। मैं अब मध्य प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। आप सभी ने हाल ही में जो पटवारी घोटाला 2023 का हुआ, अभी 2 दिन पहले वहां पर जिस प्रकार का एक आंदोलन भी देखने को मिला, छात्रों का जनसैलाब सड़कों पर उतरा, वो आप सबने देखा होगा। संयुक्त युवा मोर्चा और युवा हल्ला बोल मध्य प्रदेश में लगभग 2 महीने से सक्रिय है और हम लोगों ने 25 जून को भोपाल में पत्रकार वार्ता की, जिसमें हमने हल्ला बोल अभियान की घोषणा की, जिसके तहत हमने ये निर्णय लिया कि युवाओं के 9 सवाल वाला एक पत्र हम मुख्यमंत्री को भेजेंगे और सिर्फ एक पत्र नहीं भेजेंगे, उस प्रकार के 50,000 प्रश्न पत्र हम पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री को भेजेंगे। और उसके लिए हमने प्लानिंग की कि हम हल्ला बोल यात्रा पूरे प्रदेश में निकालेंगे, जिसको लेकर अभी रूट मैप और सारी प्लानिंग चल रही है। बहुत ही जल्द इस यात्रा का भी ऐलान हम लोग करेंगे। युवा हल्ला बोल के साथ काम करते करते काफी लोगों से जुड़ने का मौका मिला। सबसे पहले मैं, चूंकि आज दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बोल रहा हूं, इस जगह का अपना एक महत्व है, इस मंच का अपना एक महत्व है, तो मैं कुछ उन लोगों की आवाज यहां रखना चाहता हूं जो बेरोजगारी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, जिन्हें ऐसा नहीं है कि मीडिया में जगह नहीं मिली है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। तो मैं यहां से प्रयास करूंगा कि उनकी आवाज को आज यहां पर रखूं ताकि उनकी आवाज को बल मिले। सबसे पहला मुद्दा है एमपीटीईटी वर्ग 3 में 51,000 पद वृद्धि का। मैं सबसे पहले आपको देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने संसद के पटल पर यह जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। और साथ ही साथ एक आंकड़ा यह भी है कि मध्य प्रदेश में 17,000 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। एक शिक्षक के भरोसे चलने वाले स्कूलों के मामले में मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप पर है। और इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक में जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो 51,000 पद वृद्धि की मांग सरकार से पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 10-10 दिन तक वो भूखा रह रहे हैं और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की पुलिस उन्हें पीट रही है। महिला अभ्यर्थियों को पुलिस वाले पीट रहे हैं। ये सच्चाई हम लोगों ने वीडियोस में देखी है। युवा हल्ला बोल और संयुक्त युवा मोर्चा ने उनका निरंतर पहले दिन से उनके आंदोलन का समर्थन किया। और आज मैं यहां से कहना चाहता हूं कि ये जो 51,000 पद वृद्धि की मांग है, ये बिल्कुल जायज मांग है और मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री को मानना चाहिए। और जो हल्ला बोल यात्रा का हमने प्लानिंग की है, उसमें ये एक हमारी प्रमुख मांग होगी। इसी के साथ साथ एक समूह हमसे और जुड़ा है, बड़ा
आप लोगों ने देखा होगा LIC की जब पॉलिसी कराने जाते हैं तो कुछ चीजें छोटे अक्षरों में लिखी रहती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। LIC का या किसी प्राइवेट बीमा कंपनी का ऐसा करना समझ में आता है, लेकिन सरकार ही ऐसा एटीट्यूड अपना रही है। मेरे पास OBC पोस्ट मैट्रिक PMS ग्रुप के कुछ छात्र आए, उनका कहना यह था कि एडमिशन के टाइम हमें पूरी स्कॉलरशिप देने की बात कही गई, यानी कि मेडिकल की जो फीस होती है प्राइवेट सेक्टर की वो अराउंड 12 लाख रुपीस होती है पर एनम, और सरकार ने सेकेंड ईयर से 15% डेवलपमेंट चार्ज के रूप में कटौती करना शुरू कर दिया। तो उस ग्रुप में 600 लोग हैं, वो हमारे पास आए। संयुक्त युवा मोर्चा और युवा हल्ला बोल ने उनकी समस्या को सुना, और अभी 4 अगस्त को युवा हल्ला बोल संयुक्त युवा मोर्चा मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसमें उस स्कॉलरशिप के खिलाफ जो एक रूप से मैं बोलूं जो अन्याय सरकार ने किया कि एक गरीब किसान के घर के बेटे को पहले बोला कि हम आपकी पूरी फीस देंगे, और उसके बाद प्रति वर्ष उस पर 2 लाख का दबाव आ रहा है, तो उसके खिलाफ हम करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बस एक लास्ट तथ्य बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को शांत करूंगा। एक ग्रुप और आया मध्य प्रदेश में, इस टाइम बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें चल रही हैं। सब इंजीनियर्स का ग्रुप, वो भी युवा हल्ला बोल के पास आया कि आप हमारी आवाज को उठाइए। उनकी समस्या ये है कि जिनके नंबर ज्यादा आए उनको सरकार ने होल्ड में कर दिया है, और जिनके नंबर कम आए उनको ज्वाइनिंग मिल गई है सरकारी विभागों में। ये हुआ है OBC आरक्षण के पेज के कारण, पर ये तो कहीं ना कहीं गलत मानना पड़ेगा ना, ये तो मेरिट विरोधी सरकार हुई। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा, और उनके लिए भी हमने 4 अगस्त को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन रखा है कि इस प्रकार से हम ना तो मेरिट का विरोध सह सकते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ उसकी स्कॉलरशिप काट के उसे धोखा दिया जाए। तो यही सारी गतिविधियां हैं जो युवा हल्ला बोल संयुक्त युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में चला रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अरुणोदय। हाँ, समय हमारे पास कम है, लेकिन हमारे पास बहुत अमेजिंग स्पीकर्स अभी भी हैं। मैं उत्तर प्रदेश जा रही हूँ। वर्कर्स फ्रंट के संयोजक, उत्तर प्रदेश के रहने वाले और संयुक्त युवा मोर्चा में बहुत सक्रिय हैं, दिनकर कपूर जी। दिनकर जी स्टेज पर आइएगा। हाँ, सॉरी, आपको इधर ढूंढ रही थी। दिनकर जी के लिए प्लीज तालियां। साथियों, संयुक्त युवा मोर्चा का जो 3 अप्रैल को गठन हुआ, उसके बाद सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के गांव-गांव में संयुक्त युवा मोर्चा का जो पैगाम था और जो उसका एजेंडा था, उसको लेकर हम लोगों ने तमाम बैठकें की, और हमने देखा, अपने उस अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं कि सोनभद्र में एक बड़ा आकर्षण नौजवान युवाओं का ही नहीं बल्कि लड़कियों का भी संयुक्त युवा मोर्चा के प्रति बना है। हमने देखा कि वहां करीब 1 से 1.5 लाख लड़के, और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जो आदिवासी मूल के हैं वो बाहर जाके नौकरी करने पे मजबूर हैं। जब उनसे हमने संवाद किया और पूछा कि क्या हालात हैं नौकरी के, रोजगार के, जो बाहर जाके कर रहे हैं, तो 12-12 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है और 450 से लेके 600 रुपए मजदूरी का उनको भुगतान किया जा रहा है। और उसमें भी हालत यह है कि काम के दौरान अगर वो मर जाते हैं तो बिना किसी मुआवजे के उनकी लाश लाके उनके गांव में छोड़ दी जाती है, उसको छोड़ के ठेकेदार भाग जाते हैं। तो बहुत ही बुरी। हमने लड़कों से पूछा कि आप जो 12 घंटे जाके काम करते हैं तो कितने देर आप सोते हैं, तो पता चला कि 16 से 17 घंटा उनकी नॉर्मल वर्किंग है और 6 से 7 घंटा वो सो पा रहे हैं। तो एक तरह से पूरे ही जीवन को आप कह रहे हैं कि कई पीढ़ियां असुरक्षित हो गई। मैं समझता हूं कि एक पूरे नौजवान के जीवन को ही
नष्ट कर देने की नीतियां और हालात इस देश में बन रहे हैं। और इसके प्रति आपने जो सामूहिक रूप से ये मुहिम शुरू की है, इसके प्रति लोगों की आशा है, ऊर्जा है। कहीं कोई सामाजिक सुरक्षा एक कानून 2008 में देश की संसद से बना कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार करेगी। लेकिन मछुआरों से लेके, मैं दिवाकर जी को सुन रहा था, मछुआरों से लेके विभिन्न क्षेत्रों में जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं, उनके मृत्यु से लेके, दुर्घटना से लेके, उनके जीवन के न्यूनतम सुरक्षा का भी इंतजाम सरकार ने नहीं किया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक असंगठित मजदूरों के साझा मंच के रूप में शुरुआत की है और उसमें भी बड़ी संख्या नौजवानों की है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में संयुक्त युवा मोर्चा और मजदूर आंदोलन, इन दोनों का एक साथ समन्वय होगा और देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर जी। एक चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस की है, स्पेशली जब हम आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो बहुत जगह कह दिया जाता है कि ये गैर कानूनी है। खैर, आंदोलन कभी गैर कानूनी नहीं होता, लेकिन कानून और कानून हमेशा सही नहीं होता। ये तो आपको नाज़ी जर्मनी के कानून बता देंगे कि कानून हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन वकीलों का साथ ज़रूरी होता है। आप चाहे कोई भी आंदोलन करें, ज़मीन पर वकीलों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। कुछ दिन पहले जब अग्निवीर ही था ना, हाँ, अग्निवीर के विरुद्ध हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमारे कुछ साथियों को तो सीधा तिहाड़ में पटक दिया गया था। और उसके बाद आपको देखना चाहिए कि कितने लोग हमारी टीम में, हमारे साथ जुड़े हुए साथी, कितने वकील आगे थे। उसके बाद जो आपको विक्ट्री पिक्चर फोटोज दिखे होंगे, उसमें काले कोट इतने दिखे, हाँ, क्योंकि वकील लोग शुरू से ही, चाहे वो आंदोलन हो, क्रांति हो, हमेशा शामिल रहते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही, या संयुक्त युवा मोर्चा में भी बहुत ही अमेजिंग लीगल टीम है। और हमारी लीगल टीम से मैं शोभा को बुलाना चाहती हूँ मंच पर। शोभा, बताइए कि आपका साथ कितना है हमारे साथ। हम जेलों में जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन आप हमारे साथ दे रही हैं ना। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। संयुक्त युवा मोर्चा और युवा हल्ला बोल 2018 से बहुत सक्रिय है युवाओं के मुद्दे और बेरोजगारी के इश्यूज को लगातार उठाने में। एक बात समझने की हमें ज़रूरत है। हम में से दो जनों ने चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी और ये भी बात करी कि कैसे इन्होंने इस तरह की तकनीकों ने किस तरह का एक तरह से रोजगार, यूँ समझ लीजिए, ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कहना कि रोजगार जैसे छीन लिया गया। तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ये 90s के दशक से कंप्यूटरीकरण हुआ। कंप्यूटरीकरण ने लाखों लोगों का रोजगार छीना। कंप्यूटरीकरण के बाद डिजिटलाइजेशन हुआ, जिसे मोडानीकरण भी हम कहते हैं। डिजिटलाइजेशन के बाद अब ये चैट जीपीटी। तो अब हमें, अच्छा, ऐसा नहीं है कि इट वॉज नॉट वेलकम, इसका स्वागत नहीं किया गया। इट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि इसकी ज़रूरत थी और ये होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब लेकिन बात ये भी देखने की ज़रूरत है कि समाज केवल एक वर्ग से नहीं बनता है, समाज में कई तरह के वर्ग है। और यहाँ पे मुझे याद आता है गांधीयन टेलिस्मैन, जो हमें एक बात बार बार याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी कानून बनते वक्त या फिर कोई भी पॉलिसी मेकिंग, कोई भी पॉलिसी बनते वक्त, ये गांधीयन टेलिस्मैन एक तरह से क्राइटेरिया है हमारे लिए कि कोई भी कानून बनते वक्त समाज का हर व्यक्ति, समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति, उसका इंटरेस्ट, उसका हित उसमें शामिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो
तो वो ये मानने में कोई बुराई नहीं है कि केवल एक वर्ग को फायदा मिल रहा है या एक वर्ग ही केवल इससे लाभान्वित है। इसके साथ साथ हमें ये भी खुद को कॉन्टेम्पलेट बार बार करते रहने की ज़रूरत है कि कहीं हम तात्कालिक लाभ मिलने की तरफ तो हम अग्रसर नहीं हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, इससे हमारा जीवन सुगम बनता है, कन्वीनियंट ज़्यादा बनता है, वो अच्छी बातें हैं एक तरफ, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि ये लॉन्ग रन में हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो लॉन्ग रन में ये कितना उपयोगी है या नहीं, इसके उदाहरण हम धीरे धीरे हमें देखने में आते जाए। जो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, यही तात्कालिक लाभ या फिर जैसे कि आप में से एक जने ने एग्जाम्पल दिया कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरह का मीम अगर मार्केट में आया भी है तो ये हमारे लिए भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई इस तरह क्या हम ये चाहते हैं। तो ये बेरोजगारी से निबटने के लिए ये कानून की ज़रूरत तो बनना ये एक ज़रूरत है ही। इसके साथ साथ हमारा कंटेम्पलेशन भी साथ साथ चलता रहे, उसके बिना ये अधूरा है। और अब यहाँ तक पिछले जैसे 2018 से अब तक हम ये समझ चुके हैं, एक्नॉलेज कर चुके हैं, जान चुके हैं बहुत अच्छे से कि ऐसा कानून बनने की ज़रूरत है। अब हमारा जो अगला जो पड़ाव होना चाहिए, अगली जो स्टेज होनी चाहिए, वो अब कैसे एग्जीक्यूट हो, उस पर सारी चर्चा और सारी बात होनी चाहिए। तो समय कम है, थैंक यू वेरी मच। अगर हम समाज में उस ओर जाना चाहते हैं जहाँ जेन्युइन इक्विटी हो, जहाँ जेन्युइन जस्टिस हो, तो ज़रूरी है कि हम दीर्घकालिक सोचें। तो हमारा जो ये संघर्ष है, हमारा जो ये यूनाइटेड फ्रंट है, ये भी सकारात्मक और दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए काम कर रहा है। तो थैंक यू शोभा फॉर दैट बिट कि जो भी हम करें, चाहे अगर हम पॉलिसी मेकिंग में भी जाए, द पॉलिसी शुड बेनिफिट द लास्ट पर्सन, should not only reach the last person, should actually be in the benefit of the last person. So thank you for raising that, Shobha. अभी मैं संयुक्त युवा मोर्चा के एक और अहम सदस्य से आपको मिलवाना चाहती हूँ। ये उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती में संघर्ष कर रहे हैं बहुत दिनों से। रजत जी प्लीज स्टेज पर आइए। ये जो हम लोग साथी हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे कंफर्ट भरपूर मिलता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड सेफ स्पेस फॉर मी पर्सनली। मैं ये कह सकती हूँ, चाहे मैं किसी भी भाषा में बोलूँ, टूटे फूटे शब्दों में बोलूँ, पर मुझे पता है कि मेरे साथी मेरी बात समझ जाएंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी हमारे साथियों ने बात रखा, मैंने देखा और सुना भी उस चीज़ों को। कुछ लोगों ने महंगाई पे बात रखा, कुछ लोगों ने रोजगार पे रखा, कुछ लोगों ने सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के उत्पीड़न पे रखा। तो फिलहाल मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश भी इन चीज़ों से एकदम ग्रसित है। उत्तर प्रदेश में आप जानते ही होंगे बाबा की सरकार है और वहाँ पर छात्र नेताओं का ये हाल है कि आप सब एक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर एक मीटिंग के लिए भी अगर सोशल मीडिया पर डाल दें कि आज हम सबकी एक बैठक है, तो छात्रों से ज़्यादा वहाँ पुलिस प्रशासन आ जाता है। जैसे आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग रखी गई, सीआरपीएफ आ गया और दिल्ली पुलिस आ गई। कुल मिलाकर इनका एक उद्देश्य होता है कि जो आवाज़ है उस आवाज़ को दबाई जा सके। हम सब इससे पहले काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए हैं और उम्मीद है कि हम सब ने विधानसभा में 5,000-10,000 की भीड़ भी उतारा और काफ़ी प्रभाव भी पड़ा और हर जिले में हम सब ने हजारों की संख्या में रैली भी किया। और उसका खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ा कि राज्य सरकार ने हमारे ऊपर फर्जी FIR करना शुरू कर दिया। अब एक छात्र नेता किन परिस्थितियों में रहता है उसको सभी जानते हैं।
अभी हमारे ही बीच में एक हमारे साथी ने बताया कि एक छात्र तक कैसे दिल्ली आया होगा, कैसे पैसे अरेंज किए होंगे, कैसे कैसे वो पहुंचा होगा। आज वही दर्द से पीड़ित हर छात्र नेता है और तब भी वो अपने युवा वर्ग को जगाने के लिए लड़ रहा है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो आज बैठक हुई है, इस बैठक में मैं संयुक्त युवा मोर्चा में दूसरी बार उपस्थित हूँ। सचान सर भी हमारे बीच में हैं, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर अखिलेंद्र प्रताप सर भी हैं। हम सब ने जो ये लड़ाई के लिए बिगुल फूका है, इसमें हम सबको शांत नहीं रहना, इसमें बहुत सारी समस्याओं को झेलना भी पड़ेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार हर स्तर से दबाव बनाएगी, लेकिन डरना नहीं है। अगर डरे होते भगत सिंह आज शहीद नहीं हुए होते, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम नहीं होता, महात्मा गांधी जी का नाम नहीं होता, तो डरना नहीं है। अभी दिल्ली आने से पहले जो है वहां की प्रशासन एक्टिव हो गई। किस ट्रेन से जाओगे, कितने बजे जाओगे, कितने लोग जाओगे? अरे कोई आतंकवादी अपराधी नहीं है। इतना अगर आप अपने राज्य में अपराधियों के बारे में चिंता किए होते, चोर उचक्कों के बारे में किए होते, तो राज्य शांति प्रिय होता। आज युवा बेरोजगार अपनी आवाज को उठा रहा है, तो आप उसको अपराधी की नजर से देख रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा फोन कुछ भी होता, सचान सर का भी फोन जब्त हो गया है, हमारा भी फोन जब्त हो जाता है, सारे लोगों से कांटेक्ट टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उनको ये डर होता है कि इनकी जो लॉबी बन रही है, इनसे इनको खतरा हो सकता है। हमारी भारत की मीडिया तो और ही खुशनसीब है। टमाटर भारत में महंगा हुआ है, लेकिन टमाटर के बारे में नहीं दिखा रहे कि भारत में कितने रुपए में है। लेकिन पाकिस्तान का टमाटर जब महंगा होता है तो उसकी बहुत चिंता होती है। भारत पाकिस्तान में भुखमरी रहेगी तो उसको भारत की जो चैनल्स है वो बहुत प्यार से दिखाएगी, देखो भारत में भुखमरी है, भारत में पाकिस्तान में टमाटर इतने महंगे हैं, क्या खाएगी, भूखे मर रहे हैं, आटा लूट रहे हैं। अपने भारत में टमाटर महंगा है, अपने भारत में इतनी समस्याएं उनको दिखाने के समय नहीं है। तो मीडिया से तो उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया तो वही चीज दिखाना चाहती है जो हमारा केंद्र सरकार में सत्ता में मुडानीकरण जी द्वारा हो रहा है, वही हो रहा है। आज नौकरी का जो आप संदेश देखना चाहते हैं, मैंने इस मुद्दे पर पहले मैं शिक्षक भर्ती की लड़ाइयों को लड़ता था, तो हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो साथी थे, उन्होंने कहा कि देखिए शिक्षक भर्ती की लड़ाई से तो आप सरकार को चिता नहीं सकते हैं, रोजगार के मुद्दे पे लड़ा जाए। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, रोजगार मुद्दे पे लड़ा जाएगा। इसमें मैं मौजूदा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र भी हूं। आपने देखा होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र पानी पी रहा था, गिर गया। AUBC और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन ने उसके साथ एक पैसे की एक एम्बुलेंस तक नहीं दिया, वो छात्र मर गया। और जब हम सब जैसे छात्रों ने आंदोलन किया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार और प्रशासन और राज्य सरकार की जो भाजपा सरकार है, ये किस तरीके से अत्याचार कर रही है। हमने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी। प्रशासन इस कदर हम सब पर हावी हो गई है कि रात में 1 बजे आती है और जिस अवस्था में हम रहते हैं उस अवस्था में उठा ले जाती है और जो जो बचाने आता है उसकी पिटाई करती है और ले जाकर के 3 दिन अपराधियों की तरह हमको पूछताछ करती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हम सब क्या अपराधी हैं? अपराधी नहीं हैं। हम सब की बस इतनी गलती कि हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। और ये युवा वर्ग, मैं कहता हूं, आज ये संयुक्त युवा मोर्चा का जो ये मिशन है, जिसमें 113 संगठन से जो प्रतिभाग कर रहे हैं, जो इस लड़ाई में मिलजुल कर भाग कर रहे हैं, इस लड़ाई में मैं कहता हूं 24 से पहले हम इस लड़ाई को जीत कर दिखा देंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार झुकेगी। इससे पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, केंद्र सरकार ने पूरा भरपूर प्रयास किया था कि इस आंदोलन को दबाया जा सके, लेकिन आखिरी में किसानों की जीत हुई। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, मनोबल को मत गिराइएगा। जो जिस राज्य का प्रतिनिधित्व है, नेतृत्व करता है, संयुक्त युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ है, किसी के भी साथ अत्याचार होगा तो हम सब मिलजुल करके एकजुटता के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, उत्तर प्रदेश के मेरे काफी साथी हमसे उम्मीद लगाए थे कि
हम सबका भी मुद्दा उठाया जाए, जिसमें जूनियर एडेड में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ कि 150 में 147 नंबर व्यक्ति लेकर आए और 1799 पोस्ट लगभग के करीब 47,000-39,000 बच्चे पास हो गए। रिजल्ट एक बार निकला, इतने लोग पास हो गए कि उस रिजल्ट को फिर से निरस्त किया गया और दोबारा पास रिजल्ट निकाला गया, तो उसमें फिर भी भ्रष्टाचार उजागर है और आज तक वो भर्ती क्लियर नहीं हुई। एक और मैं बात रखना चाहता हूं आप सबके कि मेरे उत्तर प्रदेश को युवा साथी देख रहे होंगे। आयोग, माननीय योगी जी की सरकार आई और 2019 में उन्होंने कहा कि आयोग का गठन 2019 में होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग का। आज 2023 चल रहा है, उस आयोग एकदम लापता है। युवा वर्ग को वो 2 GB डाटा और 5 किलो आटा में खुश करने का कार्य कर रहे हैं। तो हमें आपको सोशल मीडिया के साथ साथ युवा वर्ग के बीच में भी जाना होगा, उनको जगाना भी होगा। जिस प्रकार से प्रतापगढ़ की टीम, इलाहाबाद की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम मिलजुल करके हम सब विश्वविद्यालय जा रहे हैं और विद्यालय में जा रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में भी जा रहे हैं, वहां पे जाकर के बच्चों को व्यक्तिगत रूप से समझा रहे हैं कि देखिए इस लड़ाई को लड़ना है तो हमें जातिवाद में नहीं टूटना है, हमें धर्मवाद में नहीं टूटना है, हमें एरियावाद में नहीं टूटना है, हमें अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना है कि केंद्र सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार देने के लिए हमें प्रतिवर्ष कहा था, वो रोजगार कहां है, और जो 15 लाख का उन्होंने ढिंडोरा और पुलिंदा बांधा था, वो 15 लाख कहां है। बस इस बात के साथ मैं अपनी गाड़ी को गिरफ्त करता हूं। थैंक यू रजत। जोश देखा हमारा। हमारे साथ अभी 3-4 साथी और हैं और हमें 1 बजे लंच ब्रेक लेना है, तो आगे आने वाले साथियों से निवेदन है कि हम जल्दी बातें रखेंगे। अभी मैं हमारे संयुक्त युवा मोर्चा की एक बहुत अहम सदस्य को यहाँ निमंत्रण देना चाहती हूँ, जिनको शायद हम लोगों में से कुछ लोग मिल चुके हैं और सौभाग्यशाली हैं कि हम मिल चुके हैं, और आप लोगों से, बाकी लोगों से आज परिचय होगा। रशीदा आइए हमारे साथ। रशीदा, अब ये हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है और हमारे साथ 2 और साथी हैं आपके पास। हेलो, आप सबको नमस्कार। तो मुझसे पहले इतने मान्य लोग ऑलरेडी अपनी बात रख चुके हैं और इतने इम्पोर्टेंट मुद्दों पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, और इस बात पे बात करी है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और डिफाइन कर रहा है। तो मैं बस इतना इस बात पे बात करना चाहूँगी कि ये क्यों ज़रूरी है कि ये बैठक और हमारा ये करना, इस बात का क्या महत्वपूर्ण है। हम जब इतने इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात कर रहे हैं और इस बात पे भी कि सरकार क्या क्या कर रही है इससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इससे भटकाने के लिए, और सरकार इस बात का पूरा फ़ायदा उठा रही है कि हम एज अ कंट्री वी आर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग ए कलेक्टिव अमनीसिया, जैसे बोल सकते हैं कलेक्टिव मेमोरी लॉस, कि इतना सब कुछ हो चुका है इतने कुछ सालों में कि मेजर पॉलिसी चेंजेस, डीमोनेटाइजेशन हुआ, CA/NRC प्रोटेस्ट हुआ, किसान आंदोलन हुआ, फिर हमारा इतनी अनडेमोक्रेटिक तरीके से 370 को खारिज कर दिया गया, बट इट फेडेड अवे सो क्विकली एक मेमोरी से कि हम मतलब एक चीज़ की बात है दूसरी चीज़ पे जंप कर रहे हैं विदाउट रियली होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो ये बैठक देन दिस बिकम्स एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट इटसेल्फ कि हम दिस इज़ अ फाइट टू रिमेंबर, टू ऑल्सो मेक देम रिमेंबर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल कि हम किस बातों पे किस मुद्दों पे उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहते हैं। तो मेरा बस यही है कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फाइट, ये एक फ़ाइट है हमारे डेफिनेटली फ्यूचर के लिए, इट्स अ फाइट फॉर आवर राइट्स, बट मोर देन दैट इट्स अ फाइट फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ एज अ यूथ। मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ डिग्निफाइड लाइफ फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल्सो लाइक माई डियर एंड लव्ड वंस। Also this is a fight that Constitution, the rights that Constitution grants, and also what Dr. Ambedkar hoped for. So, shukriya. Thank you, Rashida. Fight for a dignified life. That was really well put, beautifully put. Thank you.
अब मैं अनिल सिंह जी को बुलाना चाहती हूँ मंच पर। अनिल सिंह जी हमारे सामाजिक योद्धा मंच के समन्वयक हैं और जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है और संयुक्त युवा मोर्चा के अहम सदस्य हैं। अनिल जी आइए। अनिल जी सॉरी मैं थोड़ा रश कर रही हूँ आपको भी। संयुक्त युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले देश के कोने कोने सामाजिक योद्धा, मैं अनिल कुमार सिंह बिहार का सुपौल जिला का निवासी, करप्शन फ्री कोसी का संयोजक और बिहार सामाजिक योद्धा मंच का संयोजक हूँ। पूरा जीवन मैं सामाजिक कार्य में दे रहा हूँ। सीधा सवाल होगा कि आप परिवार कैसे चलाते हैं। दूसरा पक्ष मेरा सरकारी सेवक है, परिवार चलता है। सिर्फ आपको इतना कहने के लिए आया हूं, जिस मुद्दे पर आप चिंतन कर रहे हैं वह मुद्दा अगर सबसे बड़ा पहला एग्जाम्पल होगा तो वह बिहार और बिहार का मेरा कोसी क्षेत्र, सुपौल जिला कोसी क्षेत्र वह पहला है। आप देश के कोने से आते हैं, सरकार की नीति और नियत क्या है आप एक एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं। देश के कोने से आप लोग आते हैं, कहीं भी जनसाधारण ट्रेन नहीं चलती है, वह कोसी के इलाके से ही जनसाधारण ट्रेन चलती है और 36 घंटा का बिहार से हर कोना, पंजाब दिल्ली ट्रेन आती है। 36 घंटा का रनिंग होता है और एक भी बोगी रिजर्वेशन की 3 टायर AC 2 AC बुलेट ट्रेन, कितनी ट्रेन चलती है, लेकिन उस इलाके को, बिहार को सरकार किस एंगल से देखती है? एक भी ट्रेन बोगी नहीं रहता। और अगर उस बोगी में, ट्रेन में अगर यात्री की संख्या आपको अगर 800, 1000, 1200 तो 8 गुना चलते हैं, जानवर की तरह चलते हैं और प्रत्येक दिन चलता है। और हमारे देश के सांसद, विधायक, प्रतिनिधि, सरकार, ललित नारायण मिश्र का हुआ इलाका है और ट्रेन की ये स्थिति है। तो सरकार इस एंगल से हम लोगों को बांटती है। हम मास्टर डिग्री समाजशास्त्र से किए हैं, इसलिए सामाजिक बात को हम समझते हैं। अब मेरा जो इलाका है, आप कहते हैं कि सरकार की नीयत, सरकार की जो नीयत है ये बेरोजगारी के मुद्दे पर, लोग बेरोजगार के मुद्दे पर है। सरकार की नीयत है कि रोजगार दे करके भी 2 चीज पैदा करता है। एक होता है पारिवारिक सिस्टम, जो संयुक्त परिवार है उसको तोड़ रहा है, और दूसरा पारिवारिक कलह दे रहा है। पारिवारिक कलह, हर आदमी अभी संयुक्त परिवार का मतलब तो यह रहना चाहिए, रोजगार का यह मतलब तो रहना चाहिए, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे का तो एक जगह रहना चाहिए। हमारे इलाका में कोई भी परिवार पत्नी के साथ नहीं रह पा रहा। तमाम लोग रोजगार करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जानवर की तरह रहते हैं। अब पत्नी को वहां मोबाइल दिया, पारिवारिक कलह हो रहा। बाल बच्चे को देखने की फुर्सत नहीं मिल पाती किसी लोगों को। ये जो रोजगार है प्राइवेट, हमने कितने महिलाओं से पूछा क्यों लिफ्ट लेकर के चलते हैं, आपका पति के घर से चलते हैं पैदल और बाहर में टीचर पर आप गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। कहा कि ये मेरा शौक नहीं है, मजबूरी है। 8000, 10000, 12000, 14000 क्यों पहनती है सलवार सूट? मेरे इलाका में साड़ी पहनने का प्रचलन है, क्यों पहनती है? आप किस एंगल से पहनते होंगे दिल्ली या देश के कोने, लेकिन वह महिलाओं कहती है कि आयरन कराने के लिए, साड़ी में आयरन कराने के लिए पैसे नहीं बचते हैं, इसीलिए हम सलवार सूट पहनते हैं, एक कपड़ा को 3 दिन 4 दिन पहनते हैं। उनकी एंगल देखिए, क्यों लिफ्ट लेते हैं दूसरे से, तो पैसा कहाँ बचता है। इसीलिए जाकर के घर से पति को दिखाते हैं कि पैदल जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, बाद में वह मोटरसाइकिल पर चढ़ जाता है। तो सामाजिक जिन पारिवारिक सिस्टम को, ये रोजगार जो व्यवस्था है उसको तोड़ रहा। रोजगार तो मतलब होता है कि आप एक परिवार, एक घर, एक छत के अंदर परिवार के लोग रहे, यह रोजगार नहीं दे रही है। असली समस्या तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था है वो भी खतरनाक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है पारिवारिक कलह उत्पन्न कर रहा है। तो हम ऐसे रोजगार को रोजगार नहीं मानते हैं। हम ऐसे रोजगार, जो रोजगार ये कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पोररी ये चीज है, ये रोजगार नहीं है। ये हमारा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। और एक ही मात्र है, दल से ऊपर उठिए, जात से ऊपर उठिए, सारे समस्या उठिए। युवा मोर्चा का मतलब हुआ कि 2-3 पीढ़ी के लोग, हम अपने लिए, आप तो अपने बाल बच्चे के लिए सोचना, और जो युवक है वह अपने, जो जवानी तो उनकी समाप्त हो गया, बूढ़े कैसे रहेंगे। ये हर आदमी इस संस्था से जुड़े, और हम आप लोगों को इनवाइट करते हैं, देश के तमाम लोगों को इनवाइट करते हैं। हम चाहते हैं कि एक सम्मेलन बिहार में हो, वह कोसी के क्षेत्र में हो, सीमांचल में हो। हम
तैयारी कर रहे हैं सारी व्यवस्थाओं पे। सभी लोग जितने लोग आ सकते हैं हम आपको आमंत्रण देने के लिए आए हैं। जितने लोग आए एक बार कोसी की जिंदगी को देखिए, जो हमारा नेपाल के साइड है, देश का सबसे अंतिम बॉर्डर है। हम किस तरह जानवर की तरह जीते हैं और देश के लोग सांसद विधायक कैसे लोग रहते हैं। ये दिल्ली की चाक जो स्थिति है, हमारा बाढ़ पीड़ित इलाका है। बाढ़ कभी 6 महीना बाढ़ परेशान करता है, उसके बाद गर्मी परेशान करता है। सिर्फ राजनीतिक होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरा इलाका बहुत हरा भरा है। रंजीत रंजन जो आप देखती होंगी, रंजीत रंजन कांग्रेस की बोलती बरपकता, वह मेरे यहाँ की सांसद है, मेरे यहाँ कोसी की सांसद है। लेकिन स्थिति बदतर है। हम यही कहेंगे कि हालत बहुत खराब है, नाजुक है। इसीलिए इस मुद्दे पर हर आदमी को एक होना चाहिए। ये रोजगार है, भरोसा है, इस पर तमाम लोगों को अपने आप पर भरोसा करके पूरे देश के तमाम लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। इतनी का करके अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। अनिल जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात छेड़ी कि ये जो बेरोज़गारी की समस्या है, ये हमारा फैमिली सिस्टम भी बर्बाद कर रही है। इस पे कभी और लंबी चर्चा करेंगे हम। अब मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर रोहन कृष्णन को। डॉक्टर रोहन कृष्णन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और काफ़ी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। रोहन, सॉरी आई एम नॉट गिविंग यू मच टाइम। नहीं, आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम। यहाँ पे सभी लोग दूर दूर से आए हैं और लंच के पहले का जो टाइम होता है वो जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा होता है, मेरा यही मानना है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें विभिन्न राज्यों से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आ रहे हैं और तमाम संगठनों को जोड़ने का, एकजुट करने का ये जो मुहिम अनुपम भाई जी ने लिया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम है। और इसके लिए हम सभी लोग जिस भी प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं हम करेंगे। एक बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमें किसी भी मुद्दे को जब हम उठाते हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, तो जब तक हम उसको अराजनीतिक रखते हैं तब तक उस मुद्दे में बहुत ही कठोर और बहुत ही उसमें ताकत होता है। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि अराजनीतिक रहें और अपने मुद्दे के लिए अपने हक की बात करें, चाहे सरकार किसी की भी हो। जहां पर भी गलत हो रहा है उस गलत को बर्दाश्त ना करें। मैंने तो अपने जीवन काल में यही सीखा है कि यदि आप सत्य कहेंगे और आपके हक की लड़ाई करेंगे तो वो हक की लड़ाई आपको मिलनी होगी। मेरे समझ से युवाओं में आज के युग में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कड़ा मुद्दा है वो मुद्दा रोजगार का है। और अभी अभी महानुभाव जो थे उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल व्यवस्था भी जो होती है रोजगार की, इसका भी हमें रोकना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि कॉन्ट्रैक्चुअल व्यवस्था जो कि देश में एक प्रचलन चली आ रही है, चाहे वो टीचर्स का रिक्रूटमेंट्स हो, डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट्स हो, इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट्स हो, एक कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म दे दिया जाता है। आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ शायद मैं सरकारी नौकरी में हूँ, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की जो सरकारी नौकरी की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आपके हक है, जो आपका अधिकार है, जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले लोगों को मिल रहा था, वो सब मिलना बंद हो जाता है। आप एक तरह से एक बंधुआ मजदूर हो जाते हैं और आपका एक ही काम होता है कि आप अपने बॉस को खुश रखें और जो काम है वो करें। आप अपने हक की लड़ाई, अपने बात कभी नहीं कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का यूनियन बनाने में आपको दिक्कत होता है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम का भी हमें विरोध करना चाहिए और हर एक वो नौजवान जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, हजारों रुपए खर्च करके घर से दूर जा करके एक शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए, देश के उद्धार के लिए कार्य करता है, और उस नौजवान को जब रोजगार न दे करके हम उसके हाथ पैर काटते हैं तो उसको विभिन्न प्रकार की मानसिक परावेशों से गुजरना पड़ता है और इसी तरह से डिप्रेशन एवं अन्य कारण की उत्पत्ति होती है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारी ये जो लड़ाई है, आज यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं इस संगठन से, इस संस्थान से 11 लोगों को और जोड़ें ताकि हम जब भी नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हो तो आज के क्राउड से into 11 हो। और जो भी हमारे भाई हैं जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रशासन का दिक्कत होता है, ये इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सच्ची बात कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, तो वो सबको कानों में पहुंचता है
और यदि कोई ऐसा कुछ कहता है कि गलत हो रहा है और आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू रोहन भाई। डॉक्टर रोहन लोकनायक जयप्रकाश नारायण में ऑर्थो डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से आंदोलनकारी है। और हाल फिलहाल में जो आपने डॉक्टर्स का जो एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा था दिल्ली में, उसको लीड किया है रोहन भाई ने। और जो इनका जो संस्थान है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, वो इस समय हमको लगता है कि लाखों डॉक्टर्स को बहुत कम समय में इन्होंने जोड़ के ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले अनिल जी आए थे। अनिल जी का एक महत्वपूर्ण परिचय मिस हो गया, मैं इसलिए ऊपर आ गया। अनिल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं, बहुत लंबे समय से, कई दशकों से लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और बिहार में कई ऐसे मुद्दे और खबर हमारे ध्यान में होगा, ये ध्यान में कई बार नहीं रहता है कि उनके पीछे कौन लोग होते हैं। उनमें से अनिल जी हैं। एक जो अभी जो शिक्षा विभाग में बिहार में चल रहा है, आप लोगों ने समाचार में देखा होगा, चल ये रहा है कि शिक्षा मंत्री जी और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के, जो शिक्षा विभाग के जो मुखिया हैं, अधिकारी जो हैं, उनके बीच एक तनाव चल रहा है, देखा होगा आपने ना। तो वो उसके बीच में जो भ्रष्टाचार का जो मामला बना हुआ है शिक्षा विभाग में, उसमें मूल रूप से जो जिनको आप विसल ब्लोअर कहें या एक्टिविस्ट कहें, उस पूरी कहानी के पीछे वो अनिल जी ही है, जिस कारण से इस वक्त आरजेडी और बीजेपी में जो तनाव आप देख रहे हैं ना शिक्षा मंत्री के सवाल पे। और जब संयुक्त युवा मोर्चा का गठन हुआ और घोषणा हुई थी 4 अप्रैल को, उसके तुरंत बाद जो पहली बैठक हुई थी मोतिहारी में, वो अनिल जी की ही टीम ने सिटीजन फॉर मोतिहारी के माध्यम से वहां पे कराया। और फिर बाद में इन्होंने एक सामाजिक योद्धा मंच बनाया है, जिसमें बिहार के कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे आपसे कम समय में ही सही, लेकिन बात रखने के लिए हमारे साथ रविशंकर तिवारी जी हैं। और पिछले महीने यमुना की चर्चा आज तो बहुत हो रही है, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत ही यमुना पे चर्चा से हुई, लेकिन जिस वक्त यमुना की चर्चा कोई नहीं कर रहा था और यमुना की प्रदूषण की चर्चा भी कोई नहीं कर रहा था, उस वक्त रविशंकर तिवारी जी ने दिल्ली के लगभग 1 लाख लोगों को मोबिलाइज कर दिया यमुना तट पर। आप समझिए कितना कठिन काम है। यमुना तट पर 1 लाख लोगों को रामलीला मैदान में मोबिलाइज करना फिर भी आसान है, यमुना तट पर दिल्ली में 8 अलग अलग पॉइंट्स पे, और उसको एक उत्सव जैसा बना दिया। जो टीम रवि जी भी उस पूरे मुहिम में साथ दे रहे थे, रविशंकर तिवारी, सभी रवि नाम के लोग यमुना को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो आह्वान तिवारी जी ने ऐसा किया कि देखिए यमुना कहाँ तक आ गई है। तो अब हम तिवारी जी का आह्वान करते हैं कि रविशंकर जी आए और अपनी बात रखें 2 मिनट में। ताली बिना बोले भी बजाई जा सकती है। सभी नौजवान दोस्तों, चूंकि चर्चा आज बेरोजगारी को लेकर हो रही है, तो 2 मिनट समय हम बेरोजगारी के मसले पर ही चर्चा करने के लिए लेंगे आपसे। यह देखिए बहुत बड़ा संकट है नौजवानों के सामने। 18 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी हमारे नौजवान मतदाता हैं देश के, और यह मतदाता चाहें तो तख्ता पलट कर सकते हैं, सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दुखद स्थिति और दुखद पहलू यह है कि आजकल आज के नौजवान सुसुप्ता अवस्था में हैं, निराश भी हैं, हताश भी हैं, रोजगार और कैरियर को लेकर इतना परेशान हैं कि वो केवल अपने रोजगार तक लगता है कि कहीं कोई आंदोलन करेंगे, पुलिस FIR दर्ज कर देगी, फिर मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि कमरा बंद करके चुपचाप पढ़ाई करो। लेकिन यह समझिए कि एक कोचिंग में एडमिशन के लिए कोई गरीब माँ बाप अपने बच्चे को 2 लाख 3 लाख रुपया कैसे दे सकता है। तो बेरोजगारी अहम विषय है। हम केवल ये चाहते हैं और यह अपील भी करना चाहते हैं कि सरकार को कोसने से बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है
कि सरकार को उखाड़ फेंकी। ऐसी सरकार जो सरकार आपको रोजगार देने में अक्षम है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता आपके अंदर है। और इसके लिए अनुपम भाई युवा हल्ला बोल के कुछ साथी अपनी जवानी और अपने कैरियर को कुर्बान करके अगुवाई कर रहे हैं। इन लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े होने की ज़रूरत है और एक बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस युवा आंदोलन को खड़ा करने की ज़रूरत है। टुकड़े टुकड़े में आंदोलन से कुछ नहीं होगा। और अभी एक साथी 2-3 बात शायद इलाहाबाद के साथी थे, बोल रहे थे, मैं बड़ा गौर से सुन रहा था कि मीडिया से भरोसा मत करिएगा, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं और हम जानते हैं कि मीडिया को क्या दिखाना है। तो मीडिया जब आप मूव करेंगे तब आपके साथ आएगी। छोटे छोटे टुकड़े में आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। एक बार जात में बिखेरने का काम पॉलिटिकल लोगों ने बहुत तरीके से किया है ताकि इस तरह की गोलबंदी ना हो सके। तो हम लोगों को जात, धर्म, क्षेत्र के आधार पर बंटने की जरूरत नहीं है। एकजुट होकर इस आंदोलन को बहुत तेज गति से चलाना होगा और बहुत ही धुआंधार तरीके से जब ये आंदोलन होगा, सरकार को झकझोरने की स्थिति जब आपकी पैदा होगी, तो रोजगार का मसला पॉलिटिकल एजेंडे में आएगा। वैसे 15 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, इतने लोगों को पैसा दे देंगे, ये सब बातें तो बेफजूल की है, केवल चुनाव के समय होता है। इसकी गारंटी होनी चाहिए कि हाँ कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तो जितने पद रिक्त हैं केवल उसको भर दिया जाए तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए एक जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है। हम लोग सेमिनार करें, एक माहौल बनाएं, आपस में विचार विमर्श करने से एक लाइन तय होती है, एक एजेंडा तय होता है और उस एजेंडे को तय करके एक जबरदस्त आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग आए हैं और हमको लगता है कि आप लोगों के सीने में भी कुछ धड़कन है, तभी इस मुहिम में जुटे हैं, यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसको आगे बढ़ाने की प्लानिंग करिए, हम सभी लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रविशंकर जी। जैसा